हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपका आज इकोनॉमिक्स का क्लास 9th बिहार बोर्ड का इकाई 1 है। बिहार के एक गांव की कहानी। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने ये शुरू किया है। देखते हैं आप लोगों को हम कहां तक पहुंचा पाते हैं। ज़रा सा भी आपको इस नोट से हेल्प मिले तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट कर बताइएगा कितना हेल्प मिला। और वादा तो अभी भी नहीं है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए समय चाहिए और समय का कोई निश्चित नहीं है कब आपका एग्ज़ाम होना है, क्या होना है। तो लगातार बने रहिए। और बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी लगातार चल रहा है, उसको प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी लगातार आपको क्लास देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। ये फतेहपुर गांव की कहानी से ये स्टार्ट हुआ है और इसमें जो भी मैंने एक्सरसाइज से सारे ऑब्जेक्टिव को निकाला है, सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, फतेहपुर गांव किस नदी के किनारे है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, फतेहपुर गांव के पूरब में कौन सी नदी है। तो ये है पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर क्यों पड़ा। इस गांव के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर पड़ा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फतेहपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। तो 1500 परिवार रहते थे। और फतेहपुर गांव में कितने प्राथमिक, मध्य एवं हाई स्कूल हैं। तो 6 प्राथमिक, 1 मध्य और 1 हाई स्कूल हैं। इसके साथ मैंने एक ये भी जोड़ा है कि 1 डिग्री कॉलेज भी है। फतेहपुर गांव में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 1 निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट हैं। 2 सरकारी और 1 प्राइवेट हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है। तो उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन जिस तरह की हम लोग समझते हैं किसी चीज़ का उत्पादन, धान, गेहूँ, अन्य को उत्पादन करना, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन के कितने साधन हैं। तो उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। यानी कि भूमि रहेगा, सिर्फ भूमि रहने से कुछ नहीं होगा। इसमें श्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत। सिर्फ भूमि में मेहनत करने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूंजी चाहिए। और अगर भूमि है, हमने मेहनत भी किया, हमें पूंजी भी मिली, इसके बाद हमें व्यवस्था भी हर तरह का चाहिए। हर तरह का उसमें हमें लगना पड़ेगा। व्यवस्था किसी भी चीज़ का, चाहे हम बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, एक संगठन जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। और उसके बाद इन सब चीज़ों के साथ साथ साहस की भी ज़रूरत होती है। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। कोई भी किसान अगर किसी चीज़ का उत्पादन करता है तो उसमें लगा रहता है। कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ की तैयारी करता है तो उसमें लगा रहता है। ये 5 स्टेप है उत्पादन का। अगर 2 या 3 के बाद किसान हार जाए, इस 2 को ना कर पाए, तो उत्पादन उनका अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये साहस जो है ये भी ज़रूरी है उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है, भूमि की। अर्थशास्त्र में भूमि किसे कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र में भूमि प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने मुफ्त में उपलब्ध कराई है, उस सभी को हम लोग अर्थशास्त्र में भूमि कहते हैं। भूमि यानी कि ज़मीन नहीं, बल्कि प्रकृति ने जितने भी चीज़ों को दिया है। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि उत्पादन जो है वो किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है कि मैंने चावल उपजा दिया, गेहूँ उपजा दिया। अभी तुरंत हमने देखा, मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से, आर्थिक आप समझते हैं पूंजी लगाना, पैसा लगाना, आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए पदार्थ। अगर प्रकृति ने कोई पदार्थ को उपलब्ध कराया है, मान लीजिए प्रकृति ने पेड़ उपलब्ध कराया, ये तो प्रकृति ने कराया है। अब मनुष्य इसमें अपने आर्थिक प्रयास लगाएंगे, यानी मनुष्य ने इसमें अपना आर्थिक पैसा लगाया, पूंजी लगाया, इस पेड़ को कटवाया और इस पदार्थ को, इसके रूप को, इसके स्थान को, इसके अधिकार को परिवर्तन करके इसको उपयोगी बनाता है। जैसे कि बढ़ई ने इस पेड़ को कटवाया, उसमें उसको पूंजी लगी, फिर उसे काट छाँट कर उसके एक नए आकार में उसको प्रस्तुत किया, टेबल बनाया, कुर्सी बनाया। अब इसको जो है उसने बेचा, तो ये जो है इसको ही हम लोग उत्पादन कहते हैं। इससे क्या हुआ, इस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ गई, जिसको हम लोग सिर्फ पेड़ के नाम से जानते थे, आज उसे हम लोग टेबल कुर्सी समझते हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र में उत्पादन है, उत्पादन का अर्थशास्त्र में यही मतलब है कि वस्तु या पदार्थ नहीं, बल्कि उपयोगिता का सृजन करना। जो पहले से उत्पादित है, प्रकृति ने जिस चीज़ को हम लोगों को उपलब्ध कराया है,
उसके हम लोग रूप और आकार में हम लोग परिवर्तन करेंगे। जैसे कि आप समझते हैं कि जो खनिज है आपका लोहा प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है ज़मीन के अंदर से, लेकिन उस चीज़ों को किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, उसमें आर्थिक प्रयास के द्वारा, यानी उसमें पूंजी लगाकर लोहे को वहाँ से हटाया जाता है, फिर उससे किसी चीज़ का निर्माण होता है, फिर उस चीज़ का एक नाम होता है, उस चीज़ के लिए जहाँ कंपनी खोली जाती है तो उसके स्थान में भी परिवर्तन होता है। इसी को अर्थशास्त्र में उत्पादन कहते हैं, यानी उपयोगिता का सृजन करना। अगला प्रश्न है आपका, भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ये किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर मार्शल ने। और आपके ये प्रथम अध्याय में प्रोफेसर मार्शल से जुड़ा हुआ कई कोटेशन हैं, तो आपको नाम सिर्फ एक याद रखना है, प्रोफेसर मार्शल, और कोटेशन को बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन का एक उदाहरण। भौतिक साधन का ही निर्माण हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है किसी चीज़ का बर्बाद कर रहे हैं, भौतिक साधन का ही निर्माण, लेकिन प्रकृति का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक बर्बादी क्या है? तो मान लीजिए हम मकान कहीं बनाते हैं, एक मकान बनाने में हम लोग कितने वृक्षों को काटते हैं, ये प्रकृति का दोहन है। प्रकृति ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया है, लेकिन अब जब हम मकान का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ से अनेकों वृक्ष को काट कर हटवाते हैं, इसी को प्रकृति का दोहन कहते हैं। इसमें कुछ समझाने का नहीं था, जिस एक्सरसाइज में समझाने का रहेगा हम ज़रूर उसमें आपको समझ देंगे। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। और हेक्टेयर क्या होता है? तो 100 मीटर वाली भुजा, वर्ग का जो भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और वर्ग इस प्रकार से होता है, यानी चारों भुजाएं समान होती है। तो अगर एक भुजाएं 100 मीटर है जिसकी चारों भुजाएं 100 मीटर होगी, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पर स्क्वायर, यानी 100 मीटर पर स्क्वायर, तो भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ही हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर होता है 100 मीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं? 75% लोग। बिहार में जुलाई से अक्टूबर तक किसान किस प्रकार के फसल उगाते हैं? देखिए ये आ गया आपका ज्योग्राफी से मिलता जुलता प्रश्न। तो बिहार में जुलाई से अक्टूबर तक किसान खरीफ फसल उगाते हैं। खरीफ के अंतर्गत आपका धान और हरी सब्जियां आती है, इसको आपको याद रखना है। बिहार से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। बिहार में नवंबर से फरवरी तक किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? तो रबी फसल, और ये नवंबर से फरवरी तक। NF याद रख लीजिएगा। इसमें आ गया आपका रबी फसल में गेहूँ, दलहन, तिलहन, आलू। तिलहन आप समझते हैं आपका सरसों हो गया, चिकना हो गया, जिससे कि तेल निकलता है। गन्ने की खेती एक साल में कितनी बार की जाती है? तो 1 बार। और देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है? तो पूरे देश में 40% से भी कम जो है खेती सिंचाई पर निर्भर करती है। बाकी जो भी बचता है कृषि क्षेत्र, वो सभी वर्षा पर ही निर्भर होता है, वर्षा से ही खेती होती है। और इसके बाद बस एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे आपका प्रश्न है कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है, तो एक चीज़ हमने याद रखा 40% से भी कम, तो जो भी बचा क्षेत्र हमारा वो हो गया बारिश पर निर्भर हो गया। तो इस प्रश्न को अगर उल्टा दे कि देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि वर्षा पर निर्भर करता है, तो 60%, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन में अगर 61 दे दे तो 61 भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 40% से भी कम है। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल, जैसे कि अगर आप केतारी का उत्पादन कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई फसल उसमें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप धान की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जब धान कट जाता है तो फिर आप उसमें दूसरा फसल लगा सकते हैं। और कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और अन्य हरी सब्जी भी उत्पादन करने लगे हैं। यानी बहुविध फसल में एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, यानी 2 या 2 से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 3, ये आपको याद रखना है, 3 से अधिक नहीं। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर के किसान किस प्रकार के फसल प्रणाली को अपनाते हैं? तो ये आपका बहुविध फसल प्रणाली हो गया, जिसको आपने समझ लिया। भूमि के किसी टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली क्या है? बहुविध प्रणाली है। भूमि के किसी टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली, यानी कि एक ही भूमि को अलग अलग चीज़ों के लिए अगर हम उसके अनुसार उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, खाद्य का प्रयोग करते हैं, तो वो भूमि
बहुविध प्रणाली को जब हम अपनाएंगे, यानी अलग अलग चीज़ों को रोपने के लिए अलग अलग तरीके के खाद पानी का प्रयोग करेंगे, तो वो जो भूमि है वो भूमि की उपज बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, श्रम कितने प्रकार के होते हैं? श्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक श्रम होता है, दूसरा मानसिक श्रम होता है। अब शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम आप समझते हैं, आप लोगों के पास बुक होगा, इसको भी आप समझिएगा। इसके साथ ही एक प्रश्न है कि उत्पादन में किस श्रम का उपयोग किया जाता है, और ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिएगा। उत्पादन में शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब शारीरिक श्रम क्या हो गया? तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, यानी कि एक्टिव फैक्टर जिसको आप कहते हैं। और मजदूरी किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को अनेक परिश्रम के लिए दिया जाता है या फिर श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। जिसने मेहनत किया उसको जो कीमत दी गई उसे मजदूरी कहते हैं। फिर आपके प्रोफेसर मार्शल का एक कोटेशन आता है, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए। मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, ज़रूरी नहीं कि हर श्रम जो है हाथ से ही। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका शारीरिक काम नहीं हुआ, वो शारीरिक से कहीं ज़्यादा आपका मानसिक काम हुआ। वहाँ पर आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा मिल रहा है। तो ये प्रोफेसर मार्शल का कहना है, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब क्या है? तो मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन में किया जाता है। मनुष्य ने थोड़ा सा धन उत्पादित किया, यानी थोड़ा सा धन इकट्ठा किया और फिर इसी धन को या फिर इस धन के छोटे से भाग को और अधिक धन उत्पादन करने में लगा दिया, इसी को पूंजी कहते हैं। और अर्थशास्त्र में पूंजी के कुछ उदाहरण, तो ये बीज हो गया, कच्चा माल हो गया, मशीन हो गया, कारखाना हो गया, मकान हो गया, ये सभी अर्थशास्त्र में पूंजी के उदाहरण है। पूंजी मतलब सिर्फ पैसा होता है, किसी काम को करने के लिए पूंजी चाहिए। और अर्थशास्त्र में पूंजी के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है, जो बीज है, कच्चा माल है, मशीन है, कारखाना है, मकान है। एक यहाँ पर लाइन याद रखना है, धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाए उसे ही पूंजी कहते हैं। अब आपने बीज रोपा, उससे अंकुर फूटा, तना निकला, पेड़ निकला, फिर उसी चीज़ जिसका बीज आपने उसमें ज़मीन में बोया था या गाड़ा था, उससे उसी चीज़ का उत्पादन हुआ, फिर आपने उससे उसके बीज को सुरक्षित रखा। इसी को अर्थशास्त्र में पूंजी कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है पूंजी कहलाता है। और अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। फिर आपके प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, जो प्रकृति ने बिना पैसे का यानी निःशुल्क दिया है उसको छोड़कर वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है। प्रकृति के दिए, मान लीजिए प्रकृति से हमें पेड़ मिला है और वो हमारे हिस्से में आ गया, हमने उस पेड़ को काट कर बेच दिया, हमारे पास पैसा आ गया, तो वो हमारी पूंजी नहीं कहलाएगी, वो हमारी आय नहीं है। हमारे हिस्से में 2-4 पेड़ आया, उसको हमने काट कर बेच दिया, अब तो पेड़ भी नहीं बचा, अब मेरे पास वो आय का साधन नहीं है, एक बार पूंजी आ गया। लेकिन अगर उसी संपत्ति को हम दिमाग लगाएंगे, फिर उसी के बीज को उस तरह से बोएंगे, वहाँ पर उसको उपजाएंगे या फिर वृक्ष रोपेंगे, उससे टेबल कुर्सी बनाया, यानी उसको आय के रूप में हमने उसको अपने बिजनेस के रूप में स्वीकारा, तो उसको हम लोग पूंजी कहते हैं, जो बार बार जिससे हमें आय होती है। और उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं, जो आपने पढ़ा था उत्पादन का जो आखिरी और 5वां स्टेप था आपका साहस, तो उसमें जोखिम उठाया जाता है कि आप समझ सकते हैं, आपने बीज बोया, आपको भूमि मिला, फिर आपने उसमें श्रम किया, उसमें आपने फिर पूंजी लगाई, संगठन किया, सब कुछ एकत्रित किया, उसके बाद आपको साहस चाहिए जोखिम उठाने का। किसी भी सिचुएशन में आपको जिस चीज़ का आपने उत्पादन किया उसको संग्रहित करना है, तो उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। और साहसी या उद्यमी किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति उत्पादन में जोखिम उठाता है उसे उद्यमी कहते हैं या साहसी कहते हैं। और आखिरी प्रश्न आपका है इस अध्याय का, भारत में किसानों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है? तो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% ऐसा किसान है जिसको पूंजी की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, बिल्कुल VVI प्रश्न थे। अगर आपने शुरू से लास्ट तक ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, जो प्रश्नावली में प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5। अभी तुरंत आपने देखा। उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन,
नई वस्तु का सृजन नहीं, लाभदायक होना नहीं, उपयोगिता का नाश नहीं, उपयोगिता का सृजन। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? ये है भूमि। निष्क्रिय है, ये एक्टिव फैक्टर नहीं है। सिर्फ भूमि हमारे पास है तो हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वृक्ष है तो हम उससे टेबल कुर्सी बना सकते हैं। तो भूमि जो है ये निष्क्रिय साधन है। और निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? क्या ये भूमि मनुष्य निर्मित है? उसमें समान उर्वरता है, वह नाशवान है, उसी में गतिशीलता का अभाव है। तो मेरे ख्याल से उसमें समान उर्वरता है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ये होगा आपका क नंबर। और निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ठग उत्पादक है, भिखारी शराबी नहीं, बढ़ई उत्पादक है। इसने एक वृक्ष से टेबल कुर्सी बनाया। उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का साधन आपका वितरण, विनिमय, उपभोग नहीं, श्रम है। श्रम करिएगा तभी आप उत्पादन को आगे बढ़ा पाइएगा, मेरे ख्याल से। आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन तो संगठन है। आपने उत्पादन के 5 साधन को देखा, जिसमें संगठन था, पूंजी था, उद्यम था, भूमि था और श्रम था। यहाँ पे उपभोग दिया है जो कि नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन। पूंजी क्या है? जिसको कि किसान का हल, ये पूंजी। अगर किसान के पास हल है तो वो हल से कई चीज़ों को उपजा सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। ये सभी उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, जब ये व्यवहार में ही नहीं लाया जाएगा तो ये किस रूप में पूंजी है? ये नहीं है। और जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग साहसी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना श्रम के अंतर्गत आता है। छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन और संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसके कारण आप लोग एक बार इस एक्सरसाइज को भी पढ़िएगा। और फिर यहाँ आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और आपका आता है सही और गलत में टिक करना। तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये आपका सही गलत है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक और आपका प्रश्न है ये मिलान करने वाला। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाएगा? भूमि पर जो परिश्रम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? श्रम का पारिश्रमिक क्या कहेंगे? जो श्रम को पारिश्रमिक कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहेंगे? लगान कहेंगे, लाभ कहेंगे, वेतन कहेंगे, ब्याज कहेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है 20-20 शब्दों में लिखने का। अब मैं यहाँ पर जो है मिलान करने वाला, टिक करने वाला और रिक्त स्थान वाला आपके लिए मैं छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा कि क्या इसका भी उत्तर आप लोगों को हमसे ही चाहिए। अगर ये सब आप लोग खुद कर लेते हैं तो हमारे पास भी समय बच जाएगा और आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लोग ये कर लेते हैं फिर हम आपके अगले एक्सरसाइज में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं आप ये भी करवा दीजिए, तो अगले क्लास में जब आपका इकोनॉमिक्स का क्लास आएगा तो इसको कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति से। तो ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो हम सिर्फ आपके अध्याय से ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इकोनॉमिक्स वालों के लिए। अगर इकोनॉमिक्स वाले इस पूरे क्लास को आपने देखा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको कितना लाभ हुआ, आपको कितना अच्छा लगा ये क्लास। और वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।